Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 32 रेड ब्लड सेल एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया का लेक्चर नंबर 12 है. बेसिकली आज हम लोग एनीमिया की जो डिफरेंट टाइप्स मीन्स के फर्दर जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में उन्हें डिस्कस करेंगे. सो ब्लड लॉस एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड जो लेक्चर है वो तो अपलोडेड हो चुका था. वो लेक्चर नंबर 11 में वो सारी जो है वो एनीमियाज डिस्कस हो चुके हैं. सो अब ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एनीमिया से रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एटलीस्ट जो बुक में गाइटन में एटलीस्ट जो एनीमियाज डिस्कस किए हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप लोगों की क्लिनिकल साइड भी बेस्ट हो सके और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर क्यूरी जो है वो सॉल्व हो सके. सो लेट्स बैक टू द पॉइंट. सो हमारा जो आज का डिस्कशन है उसमें हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को पहले स्टार्ट कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को. Based on the earlier discussion of vitamin B12, folic acid and intrinsic factor from the stomach mucosa, one can readily understand that loss of any one of these can lead to slow reproduction of erythroblasts in the bone marrow. So हम इस चैप्टर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एरिथ्रोब्लास्ट की मैच्योरेशन में विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे पास स्टमक म्यूकोजा में होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एरिथ्रोब्लास्ट की मैच्योरेशन के प्रोसेस में. ओके, सो ये मेन पॉइंट है. यह आप लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि आरबीसीज की मैच्योरेशन किस तरीके से हो रही है. आप लोगों ने पूरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो उसमें ये बात डिस्कस हो चुकी है कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एरिथ्रोब्लास्ट की मैच्योरेशन में. अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट हमारी बॉडी को हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा, हमें अगर हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो या इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक की म्यूकोजा में होते हैं. सो इनकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट की मैच्योरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और एरिथ्रोब्लास्ट में कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी. एज अ रिजल्ट द रेड ब्लड सेल्स ग्रो टू लार्ज विथ ऑड शेप्स एंड आर कॉल्ड मेगैलोब्लास्ट. थस एट्रोपी ऑफ द स्टमक म्यूकोजा as occur in pernicious anemia or loss of the entire stomach after surgical total gastrostomy can lead to megaloblastic anemia. अच्छा, अब इनमें से अगर फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो या कोई भी इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास स्टमक म्यूकोजा का अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से जो आरबीसीज बनेगी उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है. मेगावर्ड से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जो लार्ज हो साइज़ में. सो अब वो जो भी हमारे पास आरबीसीज बनेंगी उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, अब इसके रीजंस क्या होते हैं, एट्रोपी ऑफ द स्टमक म्यूकोजा, ठीक है, या फिर सर्जिकल जो गैस्ट्रोटॉमी की जाती है जिसमें इंटायर स्टमक को या फिर कोई भी पार्ट स्टमक का पार्शली स्टमक को जो है हमारी बॉडी से जो है वो कट कर दिया जाता है, तो उसके नतीजे में जो भी एनीमिया कॉज होता है हमारे पास क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक होता है. सो मेगैलोब्लास्टिक के अगर कॉजेज़ आपसे पूछे तो इसके कॉजेज़ हो सकते हैं कि एट्रोपी ऑफ स्टमक जो म्यूकोजा है उसके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, उसकी वजह से अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही तो ऑब्वियसली कौन सा मेगैलोब्लास्टिक हमारे पास एनीमिया. ठीक है, उसके अलावा पर्निशियस एनीमिया में भी हमारे पास जो है वो मेगैलोब्लास्टिक हो जाता है, मीन्स के आरबीसीज का साइज़ बड़ा हो सकता है. देन उसके बाद अगर हमारे पास इंटायर लॉस ऑफ स्टमक का होता है तो उसमें भी. अब मैं इन टर्म्स को आगे चल कर डिस्कस करती हूँ ताकि आपके लिए जो एट्रोपी ऑफ द स्टमक म्यूकोजा एंड गैस्ट्रोटॉमी जो टर्म्स हैं वो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए. आगे चलते हैं. सो अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा इसमें आरबीसीज देख लो कि हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो आरबीसीज किस तरीके से होंगे. अब जो नॉर्मल है उनका साइज़ देखो, नॉर्मली जो आप साइज़ देख रहे हो वो हमारे पास एक नॉर्मल साइज़ है आरबीसीज का 7 माइक्रोमीटर आप लोग कह लें, लेकिन हमारे पास जो मैक्रोसाइटिक है उसमें देखो साइज़ आरबीसीज का बड़ा हो गया. ठीक है, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसीज का साइज़ इस तरीके से बड़ा हो जाता है. अब मैंने यहाँ पे जो टर्म्स पीछे स्टार्ट की थी ये गाइटन में नहीं दिया हुआ, लेकिन इन टर्म्स को मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि कोई भी आपसे पूछे कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज़ क्या हैं तो आप बता सकते हो कि एटोपिक गैस्ट्राइटिस हो गया, गैस्ट्रोस्टॉमी के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर होता है. तो अगर मैं एटोपिक गैस्ट्राइटिस इसको डिस्कस करूँ तो क्या है,
Atrophic gastritis is the process of chronic inflammation of the gastric mucosa of the stomach leading to a loss of the gastric granular cells and their eventual replacement by intestinal and fibrous tissue. So जो टर्म वहाँ पे यूज़ की गई, पीछे हमने देखी एक टर्म के, यहाँ पे मैं आपको एक टर्म दिखाती हूँ. ये जो टर्म हम लोगों ने यूज़ की, यहाँ पे जो हमने एट्रोपी ऑफ द स्टमक मिकोजा, यहाँ पे जो टर्म हमने यूज़ की इसको डिस्कस करें, एंड गैस्ट्रोट्रॉमी. इन दो टर्म्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ. गाइटर में ये टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि एट्रोपी ऑफ द स्टमक मिकोजा क्या होगी और गैस्ट्रोट्रॉमी जो है उसका मतलब क्या होता है. सो यहाँ पे ये है कि एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है या फिर एट्रोपी ऑफ द स्टमक म्यूकोजा होता क्या है. इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में. आपको पता है कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, एक लेयर होती है म्यूकोजा की जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड्स वगैरह, एसिड्स जो बार बार गिर रहे होते हैं. फूड जब भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो डिफरेंट एसिड और बेसिस हमारी जो स्टमक में रिलीज हो रहे होते हैं. बेसिकली ये म्यूकोजा जो है हमारे स्टमक को उन एसिड से प्रोटेक्ट करती है कि वो एसिड सिर्फ और सिर्फ खाने की डाइजेशन पे इफेक्ट करें. उसके अलावा हमारे स्टमक को जो है वो हमारे स्टमक को जो है कोई भी उसकी वजह से कोई डिजीज़ वगैरह अगर ना हो और हमारे स्टमक के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ठीक है. अब क्या होगा अगर वो म्यूकोजा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जो गैस्ट्रिक ग्रैनुलर सेल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल और फाइब्रस टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. मीन्स के उस मिकोजा की वजह से हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो मिकोजा में रिलीज हो रहे होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स का. इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. उसके अलावा गैस्ट्रोट्रॉमी जो आपको बताई गई है, गैस्ट्रोट्रॉमी में क्या होता है, गैस्ट्रेक्टोमी is the removal of a part or all of the stomach. There are three main type of gastrectomy. A partial gastrectomy is the removal of a part of the stomach. The lower half is usually removed. A full gastrectomy is the removal of the entire stomach. Means कि अगर गैस्ट्रोट्रॉमी क्या होगा कि किसी भी डिजीज़ के नतीजे में अगर हमें स्टमक को, फॉर एग्जांपल हमें स्टमक को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है. ये प्रोसीजर होते हैं जो हमें जो है वो स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस पार्ट को हमें जो है बॉडी से अलग करना होता है. तो अगर या तो हम स्टमक के पार्शली गैस्ट्रोट्रॉमी होती है जिसमें हम लोग कुछ हिस्सा स्टमक का बॉडी से कट कर देते हैं, या फिर क्या होता है, और स्पेशली इसमें लोअर हाफ जो है वो रिमूव किया जाता है, और फुल गैस्ट्रोटॉमी में इंटायर स्टमक को किया जाता है. तो इन दोनों के नतीजे में अगर स्टमक की सर्जरी होगी तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सा एनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा की मीन्स के हमारे पास जो स्टमक की म्यूकोजा अगर उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी वजह से भी हमारे पास कौन सा एनीमिया होता है, हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर होता है. तो ये दो कॉजेज थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किए. आगे चलते हैं. Also, patients who have intestinal sprue in which folic acid, vitamin B12 and other vitamin B components are poorly absorbed often develop megaloblastic anemia. इसी तरीके से वो पेशेंट जिनके अंदर इंटेस्टाइनल स्प्रू होता है, जिन्हें मीन्स के इंटेस्टाइनल स्प्रू क्या है कि इंटेस्टाइन की में कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो हैं और जो भी विटामिन बी के कंपाउंड्स हैं वो हमारे स्टमक में जो है वो इंटेस्टाइन में ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ज़ाहिर है अब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में इन तमाम चीज़ों की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी. सो इसकी वजह से भी हमारे पास मेन के इंटेस्टाइनल स्प्रू भी एक मेन फैक्टर है कि इस डिजीज़ में भी क्या होता है कि हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर हो जाता है. Because in this stage the erythroblast cannot proliferate rapidly enough to form normal cells of the red blood cells. Those red blood cells that are formed are mostly oversized, have bizarre shapes and have fragile membrane. These cells rupture easily, leaving the persons in dire need of an adequate numbers of the red blood cells. अब देखो, अब हमारे पास हम लोगों ने कौन कौन से देखो, सर्जिकल जो रिमूवल हो रहा है स्टमक का उसकी वजह से भी मेगालोब्लास्टिक हो रहा है. स्प्रू इंटेस्टाइनल स्प्रू है किसी में, वो डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो रहा है कि विटामिन B12 वगैरह इन कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी हो रही है. इस तरीके से इंटेस्टाइनल मिकोजा में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से भी हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है. अब इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारे इरिथ्रोबाइट्स को मैच्योर होने के लिए जो इंपॉर्टेंट विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर्स होगा या इसके अलावा फॉलिक एसिड्स है वो नहीं मिल रहा, तो अब इसके नतीजे में जो RBCs होंगे वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं होंगे. ठीक है.
और उनकी जो ग्रोथ होगी वो ओवर साइज होगी, ओवर साइज ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से उनकी फ्रेजाइल्स मेम्ब्रेन्स होंगी और फिर ये आरबीसीज इजीली रप्चर हो जाते हैं। अब वो इतनी मिकदार में बनते नहीं हैं जितनी वो रप्चर हो जाते हैं, ऊपर से उनका ओवर साइज होता है, तो उनकी सर्कुलेशन भी हमारे ब्लड में मीन्स के वो सही से ऑक्सीजन वगैरह कैरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाती है, क्योंकि उनकी रप्टेशन पावर जो है हमारे पास क्या है, ज़्यादा हो गई है। तो ये कॉजेज़ थे और ये कुछ पॉइंट थे जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड जो है वो गाइडलाइन में डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ये सारी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की सारी चीज़ें कवर हो गई। बस आप लोगों को ये पता ना चाहिए, इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो ऐसा एनीमिया होता है जिसमें आरबीसीज का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, आरबीसीज का साइज आपसे कोई पूछा कि क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्टर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जिसकी वजह से आरबीसीज जो है वो उस तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते जिस तरीके से उन्हें मैच्योर होना है, ठीक है। और आरबीसीज का साइज ओवर साइज होता है, तो वो एक्सक्यूज मी जब उनकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है और वो रप्चर जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को उतनी एडिक्वेट अमाउंट में आरबीसीज नहीं मिल पाते जितनी की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ था हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। सो आई होप अब यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है हीमोलाइटिक एनीमिया। वर्ड हमारे पास हीम ही बता रहा है कि यहाँ पे हीमोलाइसिस मीन्स के ब्लड की लाइसिस हो रही है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या। डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, मैनी ऑफ विच आर हेरिडिटी एक्वायर्ड, मेक द सेल फ्रेजाइल सो दे रप्चर इजीली एज दे गो थ्रू डिफरेंट कैपिलरीज स्पेशली थ्रू द स्प्लीन। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी हेरिडिटी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, मीन्स कि हेरिडिटी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो आगे भी यहाँ पे गाइडेंस में डिस्कस की गई है। एक एबनॉर्मलिटी कि उनके नतीजे में आरबीसीज जो होते हैं हमारी बॉडी में वो सेल्स फ्रेजाइल हो जाते हैं और वो इजीली रप्चर हो जाते हैं जब भी वो कैपिलरीज से मूव कर होते हैं, स्पेशली थ्रू दी स्प्लीन, ठीक है। इवन थो द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्म में बी नॉर्मल और इवन मच greater than normal in some hemolytic diseases, the lifespan of the fragile red blood cells so short that the cells are destroyed faster than they can be formed and serious anemia result। देखो हीमोलाइटिक एनीमिया में होता क्या है। देखो हीमोलाइटिक में ही पता चल रहा है कि लाइटिक का मीन कि लाइसिस किसी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है। इस एनीमिया में क्या होता है कि इस एनीमिया में ऐसा होता है कि आरबीसीज बहुत ज़्यादा भी बन रही होती हैं हमारी बॉडी में या फिर बहुत कम भी बन रही होती हैं, ठीक है। लेकिन इस डिजीज़ का मेन फैक्टर क्या है, कॉज क्या है, उन आरबीसीज की लाइफ स्पेन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। भले वो हमारी बॉडी में नॉर्मल उतनी अमाउंट में बन रही हो जितनी अमाउंट में हमें चाहिए, लेकिन उनकी लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम होती है। 120 डेज मतलब नहीं होती, बल्कि उनकी उससे कम होती है। मीन्स कि कोई 20 दिनों में आरबीसी रप्चर हो जाएगी, कोई 50 डेज़ में, कोई 70 डेज़ में, कोई 30 डेज़ में। तो इतनी जल्दी वो जब हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो रही होती, इतनी जल्दी हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सीवियर एनीमिया हमारी बॉडी में कॉज होता है, जिसे हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। इन हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस द रेड ब्लड सेल्स आर वेरी स्मॉल इन स्फेरिकल रेदर देन बीइंग कॉनकेव बाय कॉनकेव डिज। अब हमारे पास हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस एक डिजीज़ है। उस डिजीज़ में क्या होता है कि आरबीसीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और स्पेरिकल होती हैं, ठीक है। हालांकि उन्हें बाइकॉनकेव डिस्क होना चाहिए, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर जो हमारे पास हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस है, इस डिजीज़ के अंदर आरबीसीज का साइज जो है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाती हैं और स्फेरिकल हो जाती हैं। अब वो स्फेरिकल होंगी तो ऑब्वियसली हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वो आरबीसीज जो हैं वो उन कैपिलरीज से जाते वक्त क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और यहाँ पर उसको ब्लॉक कर देती है। आगे देखते हैं। These cells cannot withstand compression forces because they do not have the normal loose bag-like cell membrane structure of the biconcave disc. On passing through the splenic pulp and some other tight vascular beds, they are easily ruptured by even slight compression. अच्छा, अब इनके पास इतनी फोर्स नहीं होती कि नॉर्मली जो है किसी भी स्ट्रक्चर से वो मूव कर सके, क्योंकि वो एक तो बाइकॉनकेव डिस्क शेप हो जाती है, तो वो स्टक भी बहुत जल्दी हो जाती है। मैं आपको डायग्राम सिखाती हूँ कि उसमें क्या होता है कि वो बाइकॉनकेव डिस्क नहीं होती बल्कि वो स्फेरिकल शेप है, इसकी वजह से वो स्ट्रक हो जाती हैं और ये इजीली जो है जब भी स्प्लीनिक पल्प वगैरह से मूव कर रही होती हैं, उन स्प्लीन के कैपिलरी से मूव कर रही होती हैं, तो इजीली ये रप्चर हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। ये बैग लाइक इनका स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास
इस जो है स्पेरिकल शेप की होती है। अच्छा, स्फेरोसाइटोसिस का जो वर्ड यूज हुआ वो है क्या? स्फेरोट्राइसोसिस इज द प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द स्फेरोसाइट्स erythrocytes that are sphere shaped rather than biconcave dip shape are normal. Spherocytes are found in all hemolytic anemia to some degree. देखो स्फेरोसाइटोसिस होता क्या है? स्फेरोसाइटोसिस ये होता है कि आरबीसीज जो हैं वो हमें स्फेरिकल शेप में पाई जाएंगी रेदर देन बाइकॉन्केव डिस्क शेप, और ये हर टाइप के एनीमिया में हेमोलाइटिक एनीमिया चाहे किसी भी टाइप का हो, मीन्स कि उनके अंदर भले आरबीसीज नॉर्मली बन रही हो या फिर हमारी बॉडी में आरबीसीज ज़्यादा बन रही हो, लेकिन ये हर टाइप हेमोलाइटिक एनीमिया में हमारे पास जो हमें आरबीसीज मिलेंगी वो हमारे पास कैसी होंगी? स्फेरिकल शेप की होंगी। ठीक है, सो ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है ताकि आप लोगों को स्फेरोसाइटोसिस का वर्ड समझ आ जाए। आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो नॉर्मल आरबीसीज है और इसके अलावा स्फेरोसाइट्स की फॉर्म में आरबीसीज है। ये इसमें दिखाया गया है, ये स्लाइड मैंने डाली है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स किस तरीके से बना हुआ है, बाइकॉन्केव होता है, और वो देखो स्फेरोसाइट किस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में जो हमारे पास आरबीसीज हैं वो किस तरीके से हैं? स्फेरिकल की फॉर्म में। ठीक है, रादर देन बाइकॉन्केव डिश है, वो स्फेरिकल की फॉर्म में। इन सिकल सेल एनीमिया विच इज प्रेजेंट इन 0.3 to 1.0% of the West African American blacks, the cell have an abnormal type of the hemoglobin called hemoglobin S containing faulty beta chains in the hemoglobin molecule as explained earlier in the chapter. अच्छा, हम लोग पहले भी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि सिकल सेल एनीमिया है क्या। अब सिकल सेल एनीमिया जो कि मतलब रेशो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी आपसे कि वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका के जो लोग हैं उनमें 0.3 से 1% लोगों में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। इसमें क्या होता है? बीटा चेन जो है वो हमारे पास फॉल्टी होती है। ठीक है, सो व्हेन दिस हीमोग्लोबिन इज एक्सपोज्ड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इट पार्टिसिपेट इनटू द लॉन्ग क्रिस्टल इनसाइड द रेड ब्लड सेल। अच्छा, अब ये हीमोग्लोबिन जब अब ऐसा बंदा जिसके अंदर सिकल सेल जैसे एनीमिया हो, तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है जब भी वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से, मीन्स कि ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसके अंदर लॉन्ग क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं आरबीसीज के अंदर। ठीक है, दीज क्रिस्टल एलोंगेट दी सेल्स एंड गिव इट अपीयरेंस ऑफ दी सिकल रादर देन अ बाइकॉन्केव शेप, और ये क्रिस्टल्स फिर उन आरबीसीज को एक सिकल शेप दे देते हैं। The participated hemoglobin also damage the cell membrane so that cell become highly fragile leading to serious anemia. अच्छा, अब क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन की वजह से जो है वो आरबीसी सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जिसके अंदर क्रिस्टल बन चुके हैं, इस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो पूरी रप्चर हो जाती है और सेल बिकम फ्रेजाइल हो जाता है, जिसकी वजह से सीरियस एनीमिया कॉज होता है पेशेंट में। Such patient frequently experience a vicious cycles of events called a sickle cell disease crises in which low oxygen tension in the tissues causing sickling, which leads to ruptured red blood cells, which causes a further decrease in oxygen tension and still more sickling and red blood cell destruction. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है विशेष साइकिल चैप्टर नंबर 1 में आप पहुंच चुके हैं, मतलब आरबीसीज इनके अंदर जो है वो सिकल सेल डिजीज अकर हो जाती है। इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इन पेशेंट्स के अंदर। ये पेशेंट्स सही से ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीसीज सिकल सेल हो चुकी हैं, अब वो टिश्यूज़ तक एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले जा सकती, जिसकी वजह से आरबीसीज क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यहाँ की वो रप्चर हो जाती है, क्योंकि वो फ्रेजाइल होती हैं, वो किसी भी ब्लड वेसल से मूव करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगी, और इसकी वजह से सीरियस एनीमिया जो है वो कॉज होता है। सो देखो सिकल सेल में किस तरीके से होती है। देखो सिकल सेल भी हमारे पास कॉज है हीमोलाइटिक एनीमिया का। अब यहाँ पे देखो सिकल सेल में किस तरीके से आरबीसीज बन गई हैं, सी शेप के आप देख रहे हो ना, तो इस तरीके से फॉर्म बन जाती है, हालांकि नॉर्मल जो है वो बाइकॉन्केव होता है। तो अब ये आरबीसीज सिकल सेल एनीमिया कि आरबीसी जब भी ब्लड वेसल से मूव करेंगी तो देखो ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉकेज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉकेज हो रही है हमारे पास, यहाँ देखो बाइकॉन्केव शेप है, तो आरबीसी इजीली मूव करी और सेल तक जो है वो ऑक्सीजन लेके जाएंगी डिफरेंट टिश्यूज तक। लेकिन सिकल सेल में क्या होगा कि ये ब्लॉकिंग हो जाएगी और इस ब्लॉकिंग की वजह से आरबीसी नहीं पहुँच सकती। अब यहाँ पे भी यही है, क्रॉस सेक्शन दिया गया है, नॉर्मल आरबीसी इजीली मूव करिए, लेकिन वो सिकल सेल वाली जो आरबीसीज हैं वो हमारे पास इजीली मूव नहीं कर रही और ब्लॉकेज हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुंच सकती सेल्स को, और आरबीसीज
जाहिर बात है रप्चर हो जाएंगी, क्योंकि वो फ्रेजाइल होती हैं, तो उन पर थोड़ा सा ही प्रेशर लगता है तो वो रप्चर हो जाती हैं. So once the process start, its progresses rapidly, eventually in a serious decrease in red blood cell within a few hours and in some cases death. अच्छा, हीमोग्लाइटिक एनीमिया जब भी होगा तो ये प्रोग्रेस रैपिडली होता है, मीन्स कि इसका इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और अगर ज़्यादा आरबीसीज हमारी बॉडी में कम हो जाए तो डेथ भी लीड हो जाती है. इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स इन द फीटस आर अटैक्ड बाय द antibodies from an RH negative mother. These antibodies make the RH positive cell fragile, leading to rapid rupture and causing the child to be born with serious anemia. अच्छा, अब अगर ऐसा कंडीशन में फीटस है हमारे पास, तो हमारे पास जो RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स फीटस के अंदर होते हैं, बेबी के अंदर होते हैं, जो एम्ब्रियो में होता है, वो एंटीबॉडीज, अगर मदर RH नेगेटिव है एंड चिल्ड्रन जो बच्चा फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो जो मदर की एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, RH पॉजिटिव सेल्स को बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल बना देती हैं, जिसकी वजह से रप्चर होता है, मतलब लीडिंग टू रैपिड रप्चर होती है आरबीसीज की, और बच्चे के अंदर जो है वो सीरियस एनीमिया कॉज होता है. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन है, मीन्स के इन एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस में क्या होता है. तो एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस में क्या होता है कि अगर बेबी जो है फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव रेड सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर, और मदर का जो ब्लड है उसके अंदर RH नेगेटिव मदर है, तो उसकी वजह से बच्चे के साथ जो है वो एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं फीटस में. ठीक है, सेल के बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल बना देती हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में सीरियस एनीमिया के साथ बॉर्न होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस का, फेटालिस का. ये हम लोग आगे आरबीसीज का जो ब्लड ग्रुपिंग करेंगे उसके अंदर बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मैं आप लोग समझा दूँगी. लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना याद करें कि बेबी की फीटस के अंदर, फीटस जो एम्ब्रियो हमारे पास, इसके अंदर अगर RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स होते हैं और मदर के अंदर RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स हैं, तो इसकी RH नेगेटिव मदर सेल्स हैं. ठीक है, तो फिर वो एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं बेबी को, ठीक है, जिसकी वजह से सीरियस एनीमिया जो है वो कॉज हो जाता है. दिस इज डिस्कस चैप्टर 35 इन रिलेशन टू द RH फैक्टर ऑफ ब्लड. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर नंबर 35 में ये टर्म जो है बहुत अच्छे से डिस्कस की गई है. द एक्सट्रीमली रैपिड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड सेल्स टू मेक अप फॉर द डिस्ट्रॉय सेल एरिथ्रोब्लास्ट फेजेस कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ द अर्ली ब्लास्ट फॉर्म्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू बी रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द ब्लड. अच्छा, इसमें क्या हो जाता है कि एक्सट्रीमली रैपिड फॉर्मेशन होती है न्यू आरबीसीज की, ठीक है, for the destroyed cells in the fetus cause a large number of the early blast form of RBC to be और इसके नतीजे में वो आरबीसीज के जो ब्लास्ट हैं वो अर्ली डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो अर्ली जो है स्टेजेस में जो है मैच्योर होने के लिए बोन मैरो से ब्लड में चले जाते हैं. आई होप हीमोलाइटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप लोगों को डिस्कस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, बस आपको कॉजेज़ बताऊँ, आपको बताओ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है बेसिकली, ठीक है, उसके अलावा सेल्स के बारे में आपको पता हो, ठीक है, जो कॉजेज़ थे उनको मैंने डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया. देन हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में भी आपको बताया कि लाइसिस हो जाएगी. इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि उसमें किस तरीके से जो है वो लाइसिस हो जाती है, ये सिकल सेल को हमने पूरा डिस्कस किया. ठीक है, इस तरीके से जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो हमारे पास टर्म है, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 35 में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुपिंग आपको पूरी कराई जाएगी, तो उसमें आप लोगों को सब कुछ ईजिली समझ आ गया होगा. तो एनीमिया यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया, एनीमिया की टाइप्स वगैरह कंप्लीट हो गई हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. सो अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई हो, कुछ भी पूछना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आप लोगों की क्यूरीज़ को जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी. आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर जो है वो समझ आते हैं, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए फर्दर वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं. सो आज हमारे पास यहाँ पे एनीमिया वगैरह जो है वो डिस्कस हो चुका है लेक्चर नंबर 12 में. इस चैप्टर के हर पॉइंट को अच्छे से देखें, क्योंकि आगे जो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड जो भी चैप्टर डिस्कस होंगे, अगर आपको आरबीसीज के मैच्योरेशन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो वो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएंगे. सो गाइस, टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.